कई बार समय का महत्व हमें बीता हुआ पल वापस नहीं आ सकता, इस बात के उदाहरणों से समझ में आता है या समझाया जाता है। लेकिन उपलब्ध समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। काम करते समय, फिर चाहे वो ऑफिस का काम हो या निजी काम, समय का सही प्रबंधन किया जाए तो ही हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए कामों की सूची तैयार करना, उनमें से अति महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कम महत्वपूर्ण कौन सा, ऐसा वर्गीकरण करना और उसके अनुसार सारे काम करते जाना आवश्यक होता है। इस तरह की सूची के अनुसार काम करते समय हर काम के लिए कितना समय लगेगा या कितना समय दे पाना संभव है, इसका अंदाजा जितना सटीक होगा उतना ही समय का प्रबंधन अच्छा होता है। संक्षेप में कहा जाए तो उपलब्ध समय में हमारे सारे काम पूरे होने के लिए हम खुद का जो प्रबंधन करते हैं वो ही समय का प्रबंधन है। हर काम करने का एक सही समय होता है और उन कामों का सही परिणाम तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे सही समय पर किए जाएं। इस बात का हमें एहसास होना ये समय का प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण अंग है। इनमें हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब पहल लेनी है, कब नेतृत्व करना है और कब अनुसरण करना है आदि निर्णय लेना शामिल हो सकता है। खास तौर पर काम की जगह पर इन बातों के सही प्रबंधन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जब आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी समय गुजर रहा होता है। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। हम अपने जीवन में एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं या निभाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे घर का काम, बाहर का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक जीवन, मनोरंजन की गतिविधियां, इन सबको करने के लिए हमें समय की आवश्यकता पड़ती है। यही हमारा आज का विषय है, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम समय का प्रबंधन कैसे किया जाए इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
कि समय एक संसाधन है। फिर हम समय नियंत्रण यानी समय प्रबंधन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला विषय होगा समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं, और अंत में जानेंगे कि डिले यानी विलंब क्या है और क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे और उसका समय बचाए वो मशीन है। 3 इडियट्स फिल्म का ये डायलॉग बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा। और आज तो मशीनें हमारी जिंदगी का अविभाज्य अंग हैं। रेडियो, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, हमारी जिंदगी में जहां देखो वहां सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं। तो कोई भी काम हो, घर का काम हो, स्कूल का काम हो, आपके वर्क प्लेस पर कोई काम हो, ऑफिस का काम हो, हर जगह इन मशीनों की सहायता से वो काम सरल भी हो जाता है यानी आसान हो जाता है और हमारा समय भी बचता है। कार, 2 व्हीलर, इनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत सरलता से पहुंचते हैं और बहुत कम समय में पहुंचते हैं। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में हमारा बाजार जाने का टाइम भी बहुत कम हो गया है। यानी कुल मिलाकर जो काम हमारे नाना नानी, दादा दादी या माता पिता कुछ घंटों में करते थे वो काम हम चंद मिनटों में कर डालते हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो हमारे पास में काफ़ी समय होना चाहिए, बहुत समय बचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मुझे काफ़ी कुछ नया सीखना है पर टाइम ही नहीं मिलता। अरे अपनी हॉबी के ऊपर काम करूं इतना वक्त ही नहीं है मेरे पास। पढ़ाई, क्रिकेट, संगीत, घर पर मदद, पता नहीं राजेश इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। अरे मेधा से तो पढ़ाई भी नहीं संभाली जाती, वो वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या हिस्सा लेगी। क्या लगता है आपको? हम अक्सर ऐसे डायलॉग अपने आसपास सुनते हैं। कई बार हम इसमें से कुछ डायलॉग खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां हमारे पास समय बचाने के साधन हैं, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, एक से अधिक क्षेत्रों में काम करना और एक बटन दबाने पर हमारे पास में उपयुक्त या अनुपयुक्त जानकारी का उपलब्ध होना, ये सारी चीज़ें हमारी टाइम अवेलेबिलिटी पर दबाव डालती हैं। अब देखिए, पहली पीढ़ी के पास यानी पिछली पीढ़ी के पास में भी उतना ही समय था जितना हमारे पास है, लेकिन तब डिस्ट्रैक्शंस कम थे। उनके कार्य क्षेत्र या एक समय में कई जगह काम करने की उपलब्धियां सीमित थी, इसीलिए वो हर काम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे, ज़्यादातर कामों के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। पर आज भी कुछ लोग हर उस काम के लिए समय निकाल लेते हैं जो उनके लिए मायने रखता है, और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये जानने के लिए हमें समय प्रबंधन के कौशल यानी टाइम मैनेजमेंट के स्किल पर चर्चा करनी होगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक लकड़हारे की कहानी। एक बहुत शक्तिशाली लकड़हारा था। वो किसी लकड़ी के व्यापारी के पास काम ढूंढने के लिए गया और वो व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। इसे भी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ तनख्वाह अच्छी थी और काम करने की परिस्थितियाँ यानी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी। तो उसने सोचा यहाँ मैं पूरा मन लगाकर काम करूँगा। पहले दिन उस व्यापारी ने लकड़हारे को एक कुल्हाड़ी दी और उसे जंगल से लकड़ी काट कर लाने को बोला। ये लकड़हारा बड़े उत्साह से जंगल गया लकड़ियाँ काटने के लिए, और देखते ही देखते उसने 15 पेड़ काट डाले। अब जब इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर वो वापस आया तो व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ऐसे ही काम करते रहो, मैं तुम्हें और अच्छी तनख्वाह दूंगा। लकड़हारा तो बहुत ही खुश हो गया, यही तो वो चाहता था। दूसरे दिन जब वो लकड़ियाँ काटने गया तो उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उससे सिर्फ 10 पेड़ ही काटते बने। तीसरे दिन जब वो गया तो उसे सिर्फ 7 पेड़ ही काटते बने। लकड़हारा बड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी शक्ति प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो वो अपने मालिक के पास गया, उदास सा खड़ा हुआ और उसने अपनी समस्या बताई। मालिक ने उससे एक प्रश्न पूछा, इसके पहले तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? तो लकड़हारे ने कहा, अरे कुल्हाड़ी की धार तेज कौन करता है, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं था।
अगर मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करने बैठूं तो उतना टाइम में मैं और लकड़ियां नहीं काट लूंगा। यानी लकड़हारे के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करना समय की बर्बादी करने जैसा था। आपको क्या लगता है, अगर उसने समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की होती तो क्या वो दूसरे और तीसरे दिन भी ज्यादा लकड़ियां नहीं काट सकता था? इसी तरह थोड़ा रुककर, खुद को थोड़ा समय देकर अपनी क्षमताएं और कौशल बढ़ाना, नई चीजें सीखना हमें समय की बर्बादी लग सकती है। हम अधिकतर अपने पुराने ढर्रे से ही काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, हमें उसकी आदत होती है। पर थोड़ा समय अगर हम खुद के कौशल विकास में लगाएं, यानी डेवलपिंग स्किल्स में लगाएं, हमारे संसाधनों का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए इस विचार में लगाएं, तो भविष्य में हम बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे। हमारा स्वास्थ्य और हमारा समय, ये दोनों हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, यानी रिसोर्सेज हैं। पर हम इन दोनों को तब तक अनदेखा कर देते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते। थोड़ा रुककर पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। जब आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद से क्या कहते हैं? बाद में खाना खा लूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे, इस असाइनमेंट के लिए तो मुझे रात भर जागना है। कोई बात नहीं, मैं 2-3 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेता हूँ, रात को नींद ही नहीं आएगी। या काम इतना बढ़ गया है कि 24 घंटे भी कम लगते हैं, रात को देर तक जागता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन दिन भर पता नहीं क्यों इतनी थकान रहती है कि पूछो मत। इसी तरह एक और डायलॉग, अभी तो मैं जो चाहूँ खाऊं, जो चाहूँ पीऊं, अभी तो मैं बहुत कम उम्र का हूँ, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है मेरे पास। ऐसे ही कुछ डायलॉग आप खुद से बोलते हैं या आसपास में सुनते हैं। लेकिन आप ही की उम्र का कोई 25-26 साल का व्यक्ति अगर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, मधुमेह का शिकार हो जाता है, तो आपकी नींद खुलती है और आप अपना गंवाया हुआ स्वास्थ्य वापस पाने में जुट जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर स्वास्थ्य आप वापस पा सकते हैं, पर क्या समय के साथ यह संभव है? नहीं। इसीलिए समय हमारा सबसे यूनिक संसाधन है, यूनिक रिसोर्स है। ये बाकी के सारे संसाधनों से बिल्कुल अलग है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? चलिए देखते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, समय रिसोर्स के रूप में मिलता ही है। यह हर व्यक्ति को समान रूप से देखता है। यह व्यक्ति के गुणों पर या लक्षणों पर निर्भर नहीं होता। समय सबको समान अवसर देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय सबको एक ही तुला में तौलता है। दूसरा, हर व्यक्ति को समान मात्रा में समय मिलता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। हर सुबह एक भिखारी या एक राजा, दोनों के पास में 24 घंटे ही होते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखें तो विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रतन टाटा और आप सब में एक सामान्य बात है कि आप सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। तीसरी बात, हम हमारी जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं, कुछ हद तक स्वास्थ्य सेवाएं भी खरीद सकते हैं, पर समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसे हम नहीं खरीद सकते, न पैसे से, न ही किसी और चीज के बदले। न हम किसी को अपने हिस्से का समय दे सकते हैं, न ही किसी से उनके हिस्से का समय ले सकते हैं। हर व्यक्ति सिर्फ खुद के समय का ही उपयोग कर सकता है। इसका एक उदाहरण देती हूँ। कई बार बहुत अमीर व्यक्ति या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं तो कई बार उनकी चाह होती है कि काश मैं अपना सारा पैसा, सारी प्रसिद्धि देकर कुछ क्षण खरीद सकता, कुछ मिनट खरीद सकता, कुछ समय खरीद सकता, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है। चौथी बात, हर दिन वैज्ञानिक नए नए आविष्कार और खोजों में जुटे रहते हैं। समुद्र के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को मानव जाति के विकास के लिए कैसे उपयोग में लाया जाए, यानी ब्रह्मांड के छुपे पहलुओं से लेकर पृथ्वी के एक सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोब तक सभी विषयों पर हम नवीन खोजों के बारे में
सुनते रहते हैं, परंतु आज तक कोई भी वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में अधिक समय का निर्माण नहीं कर पाया है, ना ही ये खोज पाया है कि अधिक समय का निर्माण कैसे करें, क्योंकि समय विज्ञान से परे है। पांचवा, हम समय को बचाकर नहीं रख सकते। बहुत साधारण सी बात लगती है, पर आप सोचिए, आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आज मेरे पढ़ाई के जो 3 घंटे हैं इन्हें मैं बचा कर रखती हूँ क्योंकि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, आज के समय के ये जो 3 घंटे हैं इन्हें मैं कल के दिन में जोड़ दूंगी, कल मेरे पास 27 घंटे हो जाएंगे, उनमें से मैं ये 3 घंटों में पढ़ाई कर लूँगी। क्या ये संभव है? नहीं है। आपको आज जो वक्त मिला है आप उसे आज ही खर्च कर सकते हैं। अगली विशेषता, एक बार जो समय बीत गया हम उसे वापस नहीं पा सकते। अब आपके पास में जो समय है उसका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें या कोई भी उपयोग न करें, एक बार अगर वो समय निकल गया तो आप उसे वापस नहीं पा सकते हैं। हाँ, हमने फिल्मों में ज़रूर देखा है, टाइम मशीन होती है। हैरी पॉटर में हमने देखा है, वो एक कोई तो भी कैरेक्टर है, वो आगे भी जा सकते हैं समय में, पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारी कल्पनाएं हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, वास्तव में ये संभव नहीं है। इसीलिए यदि हमें अपने जीवन का हर एक क्षण अच्छे से जीना है तो हमें समय प्रबंधन की आवश्यकता है। तो अब जब हम समय का महत्व जान गए हैं, ये जान गए हैं कि समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यूनिक रिसोर्स है, और ये भी समझ गए हैं कि समय प्रबंधन केवल किसी टाइम टेबल को बनाने के लिए या किसी बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस बात को भी हम समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं समय प्रबंधन की ओर। समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट क्या है? आइए देखते हैं। समय प्रबंधन का अर्थ है समय का योजनाबद्ध और प्रभावी यानी कुशल उपयोग करना। समय प्रबंधन के 2 भाग हैं। पहला भाग है नियोजन। इसके अंतर्गत मेरी गतिविधियां और समय का विश्लेषण करना, ये पहला भाग है। अगर मुझे अपने समय का सही तरीके से नियोजन करना है तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मैं कौन कौन से काम करती हूँ, मेरी गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और मैं इन पर कितना समय खर्च करती हूँ। नियोजन का दूसरा भाग है प्राथमिकताएं समझना और उन्हें क्रमांकित करना। मुझे अपनी गतिविधियों को, कामों को उनकी प्राथमिकता के क्रम में यानी प्रायोरिटी के क्रम में लगाना होगा। चूंकि मेरे पास एक दिन में 24 ही घंटे हैं, इसीलिए मुझे तय करना होगा कि मेरे कौन से ऐसे काम हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें रोज़ करना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर इन्हें करने में मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता है तो ऐसे कौन से काम या एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें मैं कल भी कर सकती हूँ, ताकि उनके लिए रखा हुआ समय या टाइम स्लॉट मैं ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटीज़ को दे सकूँ। इसे कहते हैं प्रायोरिटाइज करना या प्राथमिकताएं समझना। तीसरा है कार्य और समय की योजना तैयार करना। तो इस तरह जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं रोज़ अपना समय किस काम पर कैसे खर्च करती हूँ, तो मैं अपने कामों का, गतिविधियों का और उनमें लगने वाले समय का बेहतर नियोजन कर सकूँगी। समय प्रबंधन में दूसरा भाग है प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस। समय के प्रभावशाली उपयोग के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कार्यों का बंटवारा यानी महत्वपूर्ण और तत्काल कार्य। जैसे मुझे अभी स्कूल जाना है, ये तत्काल कार्य है, इसे मैं टाल नहीं सकती। मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, ये महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन उसे मुझे अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुझे दिन में समय निकालना होगा। तो ये हुआ महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा पॉइंट, अपने प्रभावी कार्य समय को पहचानना। कई लोग कहते हैं कि मेरी कार्यक्षमता या प्रोडक्टिविटी सुबह सबसे अच्छी रहती है, जबकि कोई और देर रात जब सब सो जाते हैं तब काम शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में वे ज़्यादा काम निपटा सकते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना इफ़ेक्टिव टाइम रहता है।
आपने भी नोटिस किया होगा कि दिन में एक समय ऐसा होता है जिसमें आप कोई भी काम किसी और समय की तुलना में जल्दी कर डालते हैं। इसे कहते हैं हमारा प्रभावी कार्य समय, यानी मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे। तो यदि आप अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य इसी समय में करें तो आप समय का ज़्यादा अच्छा उपयोग कर सकेंगे। पर यह करने के लिए आपके लिए दिन का कौन सा समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये समझना ज़रूरी है। मैं अपना बताती हूँ। यदि मुझे कोई पढ़ाई करनी है या कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो मैं सुबह जल्दी उठकर ज़्यादातर ऐसे काम कर डालती हूँ। यदि किसी कारणवश मुझे रात को जाग कर ये काम करने पड़े तो मैं इनका 50% काम भी रात को नहीं कर सकती। प्रभावशीलता का तीसरा भाग है विलंब को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिले। कई बार हम किसी काम को आखिरी मिनट तक टालते रहते हैं। कई बार हमारे सोचे और निर्धारित किए हुए समय से ज़्यादा वक्त किसी काम में लग जाता है। कई बार कोई और ज़्यादा ज़रूरी काम अचानक बीच में आ जाता है जिसे पहले करने की वजह से हम अपना बाकी का काम समय पर पूरा नहीं कर सकते। ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको किसी काम को करने में देर हो गई हो। तो विलंब किस तरीके से संभाला जाए, यह कौशल भी हम टाइम मैनेजमेंट में सीखते हैं। तो चलिए अब समय प्रबंधन कैसे करना है इसे विस्तार से समझें। जैसा कि हम देख चुके हैं कि समय प्रबंधन का पहला भाग है समय का नियोजन। इसको जानने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। अगर हमें भविष्य के लिए कुछ प्लान करना है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में कुछ गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं। इसी तरह आपको खुद के सारे क्रियाकलापों की यानी सारे एक्टिविटीज़ की, सारे कामों की एक लिस्ट बनानी है। एक एक एक्टिविटी, एक एक काम जो आपके ज़हन में आए, जो आप करते हो, उसकी लिस्ट बनाइए। इसे करने के लिए कुछ समय लीजिए। चलिए अब इस बात का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि मेरा समय जाता कहाँ है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये एक प्रातिनिधिक चार्ट है यानी रिप्रेजेंटेटिव चार्ट। इसमें आपको समय 3 श्रेणियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहली श्रेणी है प्रतिबद्धता का समय यानी कमिटेड टाइम। यह वो समय है जिसे आप अपनी प्रतिबद्धताओं यानी कमिटमेंट से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में आप रोज़ कितना समय बिताते हैं, आप अगर कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप कितना समय बिताते हैं, आपके वर्क प्लेस पर आने जाने में वहाँ पर कितना समय बिताते हैं। ये सारी जो गतिविधियाँ हैं ये आपके प्रतिबद्धता समय से जुड़ी हुई हैं, कमिटेड टाइम से जुड़ी हुई हैं। ये आपके समय की एक निश्चित मात्रा ले लेती हैं, एक फिक्स टाइम ले लेती हैं आपके समय में से, और आप उन्हें रोज़ करना चाहते हैं। आप रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ कॉलेज जाते हैं, रोज़ काम पर जाते हैं, तो ये हर रोज़ आपके समय की निश्चित मात्रा ले लेती हैं। अब दूसरी श्रेणी देखिए, रख रखाव का समय यानी मेंटेनेंस टाइम। ये वो समय है जिसे आप खुद के और अपने आसपास के परिवेश के रखरखाव पर यानी मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं। आपको हर रोज़ अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय देने की ज़रूरत होती है। साथ ही घर की सफाई, गाड़ी की सफाई, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है उसकी देखभाल, इनको भी समय देना पड़ता है। तो रखरखाव का समय यानी मेंटेनेंस टाइम प्रतिबद्धता के समय की तुलना में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ 1 घंटा सफाई करते हैं या आप रोज़ 1 घंटा अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं। कई बार अगर आप जल्दी में हैं तो आप थोड़ी कम समय उसमें लगाएंगे, कई बार उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको मेंटेनेंस टाइम में मिलती है, लेकिन प्रतिबद्धता के समय में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तीसरी श्रेणी है और जो सबसे दिलचस्प श्रेणी है वो है विवेकाधीन समय यानी डिस्क्रिशनरी टाइम। ये दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि ये वो समय है जो आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं।
कोई कमिटमेंट नहीं, कोई घर का काम नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, स्कूल का समय नहीं, ये पूरी तरीके से आपका अपना स्लॉट है। आप चाहें तो इसे कोई किताब पढ़ने में बिता सकते हैं, आप चाहें तो इस स्लॉट में अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं, साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, सैर सपाटे जा सकते हैं। कुल मिलाकर आप जो चाहें वो इस समय में कर सकते हैं। तो ये सबसे फ्लेक्सिबल स्लॉट होता है, ये सबसे फ्लेक्सिबल श्रेणी है। कौन सी? डिस्क्रिशनरी टाइम, यानी विवेकाधीन समय। यदि आप सावधानी से, ध्यान से अपनी गतिविधियों में कितना समय लग रहा है इसे ट्रैक करें और उन्हें सही श्रेणियों में क्लासिफाई करें, यानी कौन सा काम आपका प्रतिबद्ध समय का काम है, कौन सी एक्टिविटी आपकी रखरखाव के समय की है, कौन सी एक्टिविटी आपकी डिस्क्रिशनरी समय की है, यानी हर एक्टिविटी को उसके सही वर्ग में क्लासिफाई करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप प्रतिबद्ध समय यानी कमिटेड टाइम से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर कितना समय खर्च कर रहे हैं, मेंटेनेंस टाइम की एक्टिविटीज़ पर कितना खर्च कर रहे हैं और डिस्क्रिशनरी टाइम की एक्टिविटीज़ पर कितना खर्च कर रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपना समय संतुलित ढंग से, बैलेंस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रतिबद्धता की श्रेणी के काम कम करके उसका समय आप विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए दे रहे हैं, या रखरखाव के समय में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये देखने के लिए आपको इस चार्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। चूँकि समय एक सीमित संसाधन है, तो मुझे अपनी गतिविधियों की लिस्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा और उनमें बदलाव करना पड़ेगा, यदि मैं अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहती हूँ तो। अब ये मैं कैसे करूँगी? पहले मैं अपनी लिस्ट में इस चीज़ की जांच करूँगी कि मेरी कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना समय लग रहा है। फिर मैं देखूँगी कि कौन सी गतिविधियाँ, कौन से काम मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए महत्वपूर्ण है और कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मेरा फिटनेस मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मैं रोज़ व्यायाम करती हूँ, लेकिन कल मेरी परीक्षा है, उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है क्योंकि मेरी परीक्षा कल ही है। अब आज मैं अगर व्यायाम न करके अपनी पढ़ाई के लिए वो समय देती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए ज़्यादा समय निकाल रही हूँ। इसी का दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए मेरी कल कंप्यूटर की परीक्षा है और आज मेरे दोस्त आते हैं कि चलो भाई थोड़ी देर हमारे साथ चलो, गपशप करेंगे, चाय पियेंगे। तो अगर मैं उनके साथ न जाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करती हूँ तो मैं फिर वही कर रही हूँ कि अपना विवेकाधीन समय जो मैं उनके साथ बिता सकती थी उसको छोड़ करके मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल को महत्व दे रही हूँ। इसी तरह आप कुछ एक्टिविटीज़ या तो पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं या उसे किसी और तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। शायद आपने सुना होगा या आपने शायद अगर आप कभी बम्बई आए होंगे तो आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। लोकल ट्रेन, उसमें जब महिलाएं सफ़र करती हैं या लोग जो सफ़र करते हैं तो उन्हें बम्बई में काफ़ी डिस्टेंसेस एक दिन में ट्रैवल करना पड़ता है। कई बार उनको एक समय में एक दो घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करके अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम की जगह पहुंचने के लिए। तो अब ये समय उनका प्रतिबद्ध समय है, लेकिन वो क्या करते हैं, इस समय में कुछ आवश्यक काम जो वो वहाँ बैठकर कर सकते हैं वो निपटा लेते हैं। जैसे मैंने मेरे चाचा जी को देखा था, वो जब लोकल से जाते थे तो वो अपना जितना उनकी फाइलें वगैरह जो उन्हें पढ़ना है उस दिन के काम के लिए, वो सारी चीज़ें वो लोकल ट्रेन में बैठकर करते थे, क्योंकि उस समय वो कुछ और तो कर ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ महिलाएं जब वो लोकल ट्रेन में चढ़ती हैं तो वो अपने साथ में सब्जी भाजी के थैले लेकर चढ़ती हैं और वो वहाँ बैठ कर के अपनी सारी सब्जियाँ साफ कर लेती हैं ताकि घर जा कर के उन्हें खाना बनाने में कम समय लगे। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण है। और आजकल तो आप कहीं भी देखिए, कोई ट्रेन से सफ़र कर रहा है, बस से सफ़र कर रहा है, जहाँ पर भी एक लंबी जर्नी आती है या आपको ज़्यादा समय लगने वाला होता है, उस समय में आप कोई और एक्टिविटी उस समय के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आगे आपका समय बच सके। तो अब चलते हैं समय नियोजन के दूसरे स्टेप पर। एक बार जब आपको पता चल गया है कि आप वास्तव में किस गतिविधि पर कितना समय खर्च करते हैं, तो अब समय है उन्हें प्राथमिकता के क्रम में लगाने का, यानी उनको प्रायोरिटी वाइज अरेंज करने का।
कौन से काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें ऊपर रखना, कौन से काम कम महत्वपूर्ण हैं उन्हें नीचे रखना, इसे हम प्राथमिकता के क्रम में लगाना कहते हैं। अब कई बार ये तय करने में उलझन भी हो सकती है कि भाई मेरे कौन से काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई बार दो काम आपको एकदम पास में दिखेंगे कि मैं नहीं तय कर पा रही कि इनमें से मुझे अभी कौन सा काम करना चाहिए या किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ मोटे तौर पर कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मानदंड हैं। इन्हें अगर आप देखेंगे और इसके अनुसार अगर आप अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के क्रम में लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या हैं। अपनी गतिविधियों पर एक नज़र डालें। इनमें से कुछ आपके लक्ष्यों से यानी आपके गोल्स से अधिक संबंध रखती हैं, यानी आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली गतिविधियाँ, जैसे एक कंप्यूटर क्लास जिसमें पढ़कर मुझे भविष्य में नौकरी मिलने में मदद होगी। ये आपके लक्ष्य से जुड़ी एक्टिविटी है। कुछ गतिविधियाँ आपके विकास में पूरक होंगी। मान लीजिए मुझे आगे जाकर एक अच्छा कलाकार बनना है या एक अच्छा तबला वादक बनना है। इसके लिए मुझे आज से ही हर रोज़ तबला बजाने की प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ गतिविधियाँ आपके निजी स्वास्थ्य से यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होंगी। हर रोज़ व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना। कुछ गतिविधियाँ आपके पारिवारिक या सामाजिक दायित्व से जुड़ी होंगी। घर के बुजुर्गों की सहायता करना, उनके काम कर देना, आस पड़ोस के गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना। अब जब आप अपनी गतिविधियों को, कामों को इस तरह कैटेगराइज कर लेंगे, तब आप अपनी गतिविधियों को उनके महत्व के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम में रख सकेंगे। एक फन फैक्ट बताती हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सिर्फ दो श्रेणियों में बांटते थे, मस्ट डू और गुड टू डू। तो वो हमेशा मस्ट डू वाली एक्टिविटीज़ करते रहते थे और उसमें उनको जब बीच में समय मिलता था तो वो अपनी गुड टू डू यानी वो जो चाहते हैं वो एक्टिविटीज़ करते थे। तो ये तो हुई प्राथमिकताओं की बात, प्रायोरिटीज़ की बात। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, अधिक काम करने के चक्कर में अपने जीवन से मनोरंजन और विश्राम को ख़त्म मत कीजिए। यदि आप खुद को तरोताज़ा होने का समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, उत्साह सब कुछ खत्म होने लगेगा और आप अपने जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये बिल्कुल सार्थक है। तो अपने किसी भी रूटीन में अपने विश्राम को और अपने मनोरंजन को ज़रूर समय दें। तो यदि मुझे खुश और उत्साहित रहना है तो मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए, मुझे कसरत करनी चाहिए, अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अधिकतर हम लोग कोई भी ज़रूरी काम अगर आ गया ना तो उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले नींद की कटौती कर देते हैं कि भाई हम रात में जाकर एक काम कर लेंगे या सुबह जल्दी उठकर ये काम कर लेंगे। यानी आपको जितनी नींद मिलनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पाती। ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये एक दुष्चक्र है। अब देखिए, आप किसी काम को करने के लिए पूरी नींद नहीं ले रहे हैं। अब एफिशिएंसी कम हो गई तो जिस काम के लिए आपने नींद में कटौती की थी वो काम भी आपका स्लो हो जाएगा। वो आप बहुत तेज़ी से तो नहीं कर पाएंगे। अब वो काम बढ़ता चला जाएगा या समय पर पूरा नहीं होगा। इसके लिए आप नींद में और कटौती करेंगे। तो ये एक दुष्चक्र हो गया ना, ये कैच 22 सिचुएशन हो गई। इससे बचने के लिए आप हर रोज़ पर्याप्त नींद लेना न भूलें। उसी तरह रोज़ाना कसरत, व्यायाम, इसके फ़ायदे हम सभी जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑक्सीजन सर्कुलेशन, एनर्जी का लेवल बढ़ता है, खुशी का लेवल बढ़ता है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पौष्टिक आहार, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आप जितना पौष्टिक खाना खाएंगे, सादा, ताज़ा, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बातें। अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए? हो सके तो आप थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, टहलने के लिए बगीचे में जाइए। प्रकृति का सानिध्य एक बहुत अच्छा उपाय है अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने का। एक और उपाय है पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही
परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे संबंध यानी रिश्तों के लिए बहुत आवश्यक है। आपने कभी खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करके वापस आते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है ना? यही प्रभाव है परिवार के साथ या दोस्तों के साथ समय बिताने का। अब मनोरंजन की गतिविधियों के अंत में आता है सोशल मीडिया। जी हाँ, ये अंत में आता है। इसकी ज़रूरत हमें उतनी नहीं है जितनी मैंने जो इसके पहले बताई है उन सारी चीज़ों की है, लेकिन आप थोड़ा समय चाहें तो आप इसमें भी बिता सकते हैं। पर ध्यान रखिए, इसमें बिताया हुआ समय बहुत ज़्यादा न हो। अभी तक हमने समय के नियोजन में ये समझ लिया कि हमारा समय गतिविधियों के अनुसार 3 श्रेणियों में बटा हुआ है: कमिटेड टाइम, मेंटेनेंस टाइम और डिस्क्रिशनरी टाइम। साथ ही हमने ये भी देखा कि हमें अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के क्रम में कैसे लगाना है। तो अब जब ये 2 स्टेप्स पूरे हो गए हैं तो अब समय है समय प्रबंधन का प्लानिंग करने का, उसकी योजना बनाने का। ये योजना बनाते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कौन से कार्य मुझे खुद करने हैं और किसमें मुझे दूसरों से मदद लेनी है। देखिए, हम अभी तक बात करते आ रहे हैं सारे कामों को खुद करने की, लेकिन अपनी वास्तविक ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है ना। हम कई काम दूसरों के साथ मिलकर करते हैं, हमारे कुछ काम और लोग कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई और व्यक्ति हो जो एक काम आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हों। आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप उनसे ये काम करवा सकते हैं। लेकिन अब कौन सा काम आपको खुद करना है और कौन सा काम आपको दूसरों से कराना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो थोड़ा पैसा बचाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, जैसे रोज़ अपनी गाड़ी की सफाई करना, अपने बगीचे की सफाई करना। अब ये काम आप किसी और से करवा सकते हैं और उतना समय अपने लिए बचा सकते हैं। इसी तरह घर के छोटे मोटे काम भी आप किसी और से करवा सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अधिक कार्यक्षम तरीके से किसी गतिविधि को करना, यानी ज़्यादा एफिशिएंटली करना। आजकल हमारे पास में, जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं, इतने साधन हैं, इतनी मशीनें हैं कि उनका उपयोग करके हम अपना समय बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको बिजली का बिल भरना है या कोई टैक्स भरना है तो आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी क्यू में खड़े रह करके ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और कोई काम ढूंढें जो आप ज़्यादा एफिशिएंटली या किसी और तरीके से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपनी कार्य सूची बनाना, अपनी नई कार्य सूची बनाना और उसमें प्रायोरिटी वाइज अपने सारे कामों को लिखना। एक कागज़ पर अपनी एक टू डू लिस्ट यानी नई कार्य सूची बनाइए। ये आपके उन सारे कामों की और गतिविधियों की सूची है जिन्हें आप एक निश्चित समय में करना चाहते हैं। अब आपकी ये टू डू लिस्ट 1 दिन की भी हो सकती है या 7 दिन की भी हो सकती है। अब आप हर कार्य का निर्धारित समय लिखिए, यानी टू डू लिस्ट में लिखे हुए हर काम के लिए कुछ समय निर्धारित कीजिए और एक एंड डेट भी डालिए कि आपको इसे कितने समय के पहले पूरा करना है। तो अब जब आपकी टू डू लिस्ट बन गई है तो आपके सारे काम, सारी गतिविधियां जो आपको एक निश्चित समय में करनी है वो आपके सामने आ गई। आपके सामने वो लिस्ट है। अब आप इस लिस्ट में सरलता से देख सकते हैं कि वो कौन से काम हैं जिनको आप एक साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपको 3-4 बिल भरने हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, किसी क्रेडिट कार्ड का आपको पेमेंट करना है। अब ये सारे काम आप कंप्यूटर के ऊपर करने वाले हैं, तो एक समय में बैठकर आप ये सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा। उसी तरह मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस भी जाना है, आपको ड्राई क्लीनर के यहाँ से कपड़े भी उठाने हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है। अब जब एक बार आप बाहर निकले तो ये सारे काम निपटाते हुए आए। ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे आप समय बचा सकते हैं। तो देखा आपने, जब अपने सामने टू डू लिस्ट आ जाती है तो हम उस पर किस तरीके से अगली प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हम समय का सही उपयोग, इफ़ेक्टिव उपयोग कर सकें। एक और बात, अपनी टू डू लिस्ट हमेशा चेक करते रहिए
और इसके अनुसार काम करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने टू डू लिस्ट तो बना ली और अगर उसके अनुसार आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो टू डू लिस्ट बनाने का मतलब क्या है। इसीलिए उसके अनुसार काम करने की कोशिश कीजिए। अब जब आप काम कर लेते हैं ना, जब आपका एक काम पूरा हो जाता है तो वो टू डू लिस्ट में से उस काम को काट दीजिए। आप सोच नहीं सकते इससे आपका मनोबल कितना बढ़ता है। उस एक एक्शन से कि आपने वो काम कर लिया है, आप खुद को बताते हैं कि हाँ, मैं अपने समय का सही नियोजन कर रहा हूँ, मैंने सही प्लानिंग की है, मैंने ये काम कर लिया है। उसी तरीके से अगर आपकी टू डू लिस्ट में एक बहुत बड़ा काम है और वो आपने समाप्त कर लिया है, तो उस काम को एक बड़ा सा टिक करिए, उस काम को काटिए, खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि उस टू डू लिस्ट के अनुसार काम करने के लिए आपको खुद को प्रोत्साहन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार आपकी टू डू लिस्ट तैयार हुई तो वो थोड़ी बहुत बदल भी सकती है, इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आ गया, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आ गया जिसे आप टाल नहीं सकते, लेकिन जिसे आपने पहले नहीं देखा था। अब आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए इस हफ्ते में आपकी टू डू लिस्ट में है कि आपको सारे असाइनमेंट्स अपने एक विषय के पूरे करने हैं, तो आप उन असाइनमेंट्स को करने के लिए बैठते हैं। लेकिन उतने में आपको एक मैसेज आता है कि आपके टीचर कल एक टेस्ट लेने वाले हैं। अब यह आपकी प्लानिंग में नहीं था, आपकी टू डू लिस्ट में नहीं था, तो आपको अपने असाइनमेंट्स को बाजू में रखकर पहले उस टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट प्लान्ड हो, आपने उसके लिए पढ़ाई के लिए टू डू लिस्ट में समय रखा हो, लेकिन टीचर का मैसेज आया कि भाई वो टेस्ट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। यानी दोनों ही स्थितियों में आपकी टू डू लिस्ट बदल सकती है। इसके लिए आप तैयार रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा का समय है और आप जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं, आपने टू डू लिस्ट बना ली, सारा कुछ। अचानक आपका पड़ोसी आता है कि भाई उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। आपको सारे काम छोड़ करके उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वापस आने के बाद में अपनी नई कार्यसूची बनाएंगे, उसमें नए टाइमलाइंस बनाएंगे। तो इस बदलाव के लिए तैयार रहिए, ये टू डू लिस्ट में अक्सर होता है। एक बात और ध्यान में रखिए, टू डू लिस्ट इसलिए नहीं बनाई जाती कि हम हमेशा बिजी रहें, हमेशा काम करते रहें, बल्कि वो इसलिए बनाई जाती है कि हम अपने सभी कामों का सही ढंग से नियोजन कर सकें। तो अब जब आपकी कार्य सूची तैयार हो गई है, पूरी हो गई है, तो आप इसकी सहायता से एक चार्ट बना सकते हैं जो ये दिखाएगा कि आपका कौन सा काम किस समय किस दिन पूरा होना है। आमतौर पर ये चार्ट किसी कैलेंडर के पन्ने की तरह होता है, इसे हम प्लानर भी कहते हैं। अब ये टू डू लिस्ट और प्लानर, इनको बनाने के क्या फ़ायदे हैं, चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अपने काम कागज़ पर लिखने की वजह से उन्हें भूलने का या अनदेखा करने का डर नहीं रहता। टू डू लिस्ट आपको हमेशा याद दिलाती है और प्रोत्साहित करती है कि आप अपना काम निर्धारित समय में पूरा करें। इसकी वजह से कई बार आप एक दिन या एक हफ्ते में किए जा सकने वाले कामों से कुछ और ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा फ़ायदा, जब आप टू डू लिस्ट या प्लानर के अनुसार काम करने लगते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है कि अगर आप नियोजित तरीके से अपना काम करें, टू डू लिस्ट के हिसाब से अपना काम करें, तो आप अपना काम सहजता से और सरलता से पूरा कर सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा काम अनियोजित ढंग से अगर हम पूरा करना चाहें ना, तो बहुत तनाव आ जाता है। देखा होगा आपने, परीक्षा के समय इतना पोर्शन आपको कवर करना है और परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, तो आपका तनाव कितना बढ़ जाता है, कैसा लगता है आपको? लेकिन उसी समय अगर आप एक ढंग से उसका प्लानिंग करें, अपने पोर्शन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू करें, तो आपको वही चीज़ कितनी आसान लगने लगती है। आपके मन में विश्वास भी आ जाता है कि अरे हाँ, परीक्षा होने तक तो मैं ये सारा कोर्स कवर कर लूँगा। इसी के लिए टू डू लिस्ट और अनुसूची का बहुत फ़ायदा होता है। तीसरी बात, अगर आप बिना नियोजन के एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कौन सा काम करना है ये सोचते हैं, तो इसमें आप बहुत समय खो देते हैं। इसके विपरीत अगर आपने टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है कि ठीक है, मेरा ये काम खत्म हुआ तो इसके बाद में मैं दूसरा ये काम करूँगा, तो सोचने का समय इसमें नष्ट नहीं होता है, आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, चूँकि शेड्यूल एक चार्ट की तरह होता है,
तो आपके सामने अपनी हफ्ते भर की या महीने भर की गतिविधियों का एक चित्र बना रहता है। इसी वजह से आप इसमें से खुद के लिए खाली समय निकाल सकते हैं। एक और बात, जब आप एक काम खत्म करके उसके ऊपर टिक लगाते हैं ना, तो मन में आप खुद को बताते हैं कि आप अगले काम के लिए तैयार हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपका कोई काम किसी और व्यक्ति पर निर्भर हो और आपने वो शेड्यूल में लिख लिया है, तो वो काम करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप और आपका मित्र एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। अब वो मित्र पहला पोर्शन कर रहा है और आपको दूसरा पोर्शन करना है, लेकिन जब तक उस मित्र का काम खत्म नहीं होता तब तक आप अपना पोर्शन शुरू नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ अगर आपने अपने शेड्यूल में लिख ली है तो आप बार बार अपने मित्र को याद दिलाएंगे कि भाई मुझे इस दिन से काम शुरू करना है, इसके पहले तुम अपना काम खत्म करो। यानी आप अपने साथ में अपने मित्र के लिए भी एक टारगेट डेट सेट कर रहे हैं। अब ये तो हुए टू डू लिस्ट और अनुसूची के फायदे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, एक इफ़ेक्टिव टू डू लिस्ट या एक इफ़ेक्टिव प्लानर बनाने के लिए, शेड्यूलर बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि आप किस काम को कितना समय लग रहा है या कितना समय लगेगा, इसकी सही, वास्तविक और ईमानदार जानकारी रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक काम को आधे घंटे का समय अलॉट किया हुआ है अपनी टू डू लिस्ट में, वास्तविक रूप में उस काम के लिए आपको 1 घंटा लगता है, तो ये टू डू लिस्ट आपकी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके लिए उतना समय ही नहीं दिया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में आप ये सूची बनाइए। इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना समय किस एक्टिविटी को लगेगा, ये सही सही ढंग से लिखिए। अब ये जो टू डू लिस्ट है, एक्टिविटी प्लानर है, इन सब के लिए आजकल हमारे पास में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। आपने वो देखे होंगे, छोटे वाले येलो नोट्स आते हैं जिसमें आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस आती हैं, प्लानर्स आते हैं, कैलेंडर होते हैं। कुछ लोग तो सीधे कैलेंडर के ऊपर ही प्लानर बना लेते हैं, वो भी सही है। तो आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप अपनी अनुसूची बनाइए और टू डू लिस्ट बनाइए और उसके अनुसार अपने कामों को पूरा कीजिए। जहाँ एक तरफ अपने नियोजित कामों को करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है, मुझे अपना शेड्यूल बनाना है, वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने समय का प्रभावी उपयोग भी करना है, ताकि मैं कम समय में अपने काम पूरे कर सकूं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, समय प्रबंधन का दूसरा हिस्सा है समय का प्रभावी उपयोग। इसमें सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों को समझना होगा। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों में फ़र्क समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। जब एक मोटा स्थूल मरीज डॉक्टर के पास ये कहते हुए पहुंचेगा कि उसकी छाती में दर्द है, तो डॉक्टर तुरंत उसका इलाज हृदय से संबंधित रोगों के लिए करेगा, न कि वो उस समय उसे सलाह देगा कि भाई तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, है ना। हालांकि ये महत्वपूर्ण है, पर पहले उसकी हृदय से संबंधित शिकायत दूर होनी चाहिए। तो अब आप समझे महत्वपूर्ण क्या है और तत्काल क्या है। कोई भी कार्य यदि तुरंत करना है, अभी करना है, तो उसे हम कहेंगे तत्काल कार्य है। और यदि कोई काम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए तो वो होगा महत्वपूर्ण काम। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम तत्काल करने हैं वो महत्वपूर्ण हो या जो काम महत्वपूर्ण हो वो तत्काल करने हो। अब जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। आपको अपने सेमेस्टर के अंत में कुछ सेशनल पूरे करने हैं, कुछ फाइल्स कंप्लीट करनी है, या 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम के पहले आपको अपने सारे प्रैक्टिकल्स को लिख करके, उनके ड्राइंग बना करके वो फाइल आपको अपने शिक्षक को सबमिट करनी है। अब ये महत्वपूर्ण काम है, पर यदि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और आपको ये चीज़ें फरवरी में सबमिट करनी है, तो ये महत्वपूर्ण ज़रूर हैं, पर ये तत्काल नहीं है। इसी के विपरीत, अगर आपकी टेलीफोन की घंटी बज रही है तो आपको उसे तुरंत उठाना ज़रूरी है, वो तत्काल काम है। लेकिन हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण ना हो सकता है वो ऐसा ही कोई कॉल हो जिसका आपको कोई महत्व ना हो, लेकिन वो तत्काल काम है। तो जब आप अपने कामों को देखते हैं तो आपको देखना चाहिए कि इनमें से तत्काल काम कौन से हैं और महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा ना हो
कि आपके सारे काम तत्काल की श्रेणी में ही आ जाए। इसका क्या मतलब है कि आपने उन कामों को उस समय तक पूरा नहीं किया जब तक वे अभी नहीं तो कभी नहीं इस श्रेणी में नहीं आ गए। उसके ऊपर अगर वे सारे काम महत्वपूर्ण हैं तो ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। इसीलिए मुझे पहले से ही अपने कामों के विषय में स्पष्टता होनी चाहिए कि वे निश्चित रूप से तत्काल हैं या महत्वपूर्ण हैं, तभी मैं कम समय में ज़्यादा काम कर सकूंगी। एक 80-20 का रूल है जो ये कहता है कि हम अपनी सारी गतिविधियां जो महत्वपूर्ण हैं वो 20% समय में ही समाप्त कर लेते हैं और 80% समय उन गतिविधियों को देते हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसे टालने के लिए आप 80% समय उन कामों को दीजिए जो महत्वपूर्ण हैं। ये आप कैसे करेंगे? ज़्यादा फोकस से, ज़्यादा प्लानिंग करके। और 20% समय उन गतिविधियों के लिए दीजिए जो कम महत्वपूर्ण हैं। अब ये 20% वाली कम प्राथमिकता वाली गतिविधियां कौन सी हैं? आइए देखते हैं। पहला है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की सारी पोस्ट पढ़ना। दूसरा, टीवी पर चल रहे किसी भी कार्यक्रम को बिना मन लगाए सिर्फ उसे देखते रहना। तीसरा है वे काम करना जिन्हें करने में आपको बिल्कुल आनंद नहीं आता या आप अच्छी तरह नहीं कर सकते। ऐसे कामों को आप दूसरों में बांट दीजिए। चौथा, वे काम जो थोड़े पैसे बचाते हैं पर आपका बहुत समय लेते हैं। ये सारे जो काम हैं ये 20% में करने वाली कम प्राथमिकता वाली गतिविधियों में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ कामों की सूची दिख रही है। इसे पढ़ें और उस श्रेणी पर टिक करें जिसमें ये कार्य आते हैं। क्या ये कार्य महत्वपूर्ण है? क्या ये कार्य तत्काल हैं या दोनों हैं? इस एक्टिविटी को करने के लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और कुछ लोग देर रात तक जागना पसंद करते हैं। आपके दोस्तों में भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो कहते हैं कि भाई हम तो रात को जाग कर पढ़ाई करते हैं, उसी समय हमारी पढ़ाई अच्छे से होती है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको अपने समय का इफ़ेक्टिव यूज़ करना है तो आपको अपना प्रभावी समय कौन सा है ये समझना होगा और उस समय का प्रभावी इस्तेमाल करना होगा। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हर इंसान का अपना एक समय होता है जिस समय वो बहुत उत्साह महसूस करता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। इस समय को हम कहते हैं हमारा प्रभावी समय यानी इफ़ेक्टिव टाइम। इस समय में आप कोई भी काम किसी और समय की तुलना में जल्दी कर लेते हैं या कम समय में आप ज़्यादा काम कर डालते हैं। तो आपकी क्षमता और आपकी ऊर्जा इस समय में अपनी चरम सीमा पर होती है। आपका प्राइम टाइम जो है वो आपके नेचुरल बॉडी क्लॉक से संबंधित होता है। इसे आपको पहचानना होगा और अपने ज़्यादातर महत्वपूर्ण काम इसी समय में नियोजित करने होंगे। तभी आप अपने समय को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकेंगे और उसका प्रभावी उपयोग कर सकेंगे। तो अपना प्रभावी कार्य समय कैसे पहचानें? इसके लिए आइए स्क्रीन पर लिखे कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो अभी तक हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इस पर बात की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। एक भी काम हमारे प्लान के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मैं काम को टालती जाती हूँ। अब एक उदाहरण देखिए। मुझे लाइब्रेरी में किताबें वापस करनी हैं और मुझे अपनी स्कूटर की सर्विसिंग करानी है। आज मैंने ये 2 काम अपने शेड्यूलर में, अपनी टू डू लिस्ट में लिख लिए हैं, लेकिन थोड़ी देर में मुझे आलस आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि अरे लाइब्रेरी, लेकिन थोड़ी देर में मुझे आलस आ जाता है और मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं किताबें कल वापस कर दूँगी।
या मेरी दोस्त आ जाती है चाय पीने के लिए, तो भी मैं सोचती हूँ कि चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, किताबें मैं कल वापस कर दूँगी। और जब मैं किताबें वापस करने जाऊँगी उसी समय मैं अपनी स्कूटर की सर्विसिंग करा लूँगी। अगले दिन मुझे ध्यान आता है कि आज किताबें लाइब्रेरी में वापस करने का लास्ट डे है, इसके बाद मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब किताबें वापस करना मेरे तत्काल कामों की श्रेणी में आ गया। उसी तरह अगर मैं स्कूटर की सर्विसिंग मैंने वक्त पर नहीं कराई और रास्ते में स्कूटर बंद पड़ गया तो उसकी सर्विसिंग भी मेरी तत्काल की श्रेणी में आ गई। यानी आज के शेड्यूल में मैंने जो काम तय किए थे उन्हें बाजू में रखकर मुझे पहले जो मेरे कल के काम जिन्हें मैंने टाला है उन्हें आज करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी को हम विलंबन कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो विलंब क्या है? अपने काम को अंत तक या उस वक्त तक टालते जाना जब तक वो तत्काल की श्रेणी में न आ जाए, इसे कार्य विलंब कहते हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हमने लाइब्रेरी में किताब विलंब से वापस करने की बात की। इसी तरीके से कुछ और काम हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। परीक्षा शुल्क का या किसी बिल का आखिरी दिन भुगतान करना या विलंब शुल्क देना। क्या कहते हैं ऐसे समय हम? अरे अभी तो टाइम है, बाद में कर देंगे। दूसरा उदाहरण, सबसे मुश्किल विषय की पढ़ाई सबसे अंत में शुरू करना। ये विषय मुझे बहुत कठिन लगता है, इसकी पढ़ाई में काफ़ी वक्त लग जाएगा। वैसे भी मुझे ये विषय अच्छा नहीं लगता, इसे मैं अंत में ही करूँगा। तीसरा, जितना संभव है उतना काम को टालते रहना। अरे कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? या किसी दोस्त को या रिश्तेदार को फ़ोन करना टालना, बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है उससे बात करने का मेरा। हम कुछ ऐसी ही दलीलें अपने आप को देते रहते हैं ना। तो हम काम करने में देर क्यों करते हैं? भाई हम सभी समझदार हैं, हमें समय का महत्व भी पता है, हमें पता है कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए, पर फिर भी देर हो जाती है। क्यों होती है? इसके कुछ कारण हैं, आइए देखते हैं। पहला कारण है, किसी व्यक्ति के साथ आप सहजता महसूस न करते हो या किसी काम को नापसंद करते हो। इसका उदाहरण देखते हैं। मेघा को ही लीजिए, उसे फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं है। अब उसकी माँ ने उसे बोला है कि भाई अपने दादी को ये मैसेज दे दो, तो उसे बात करना तो पसंद नहीं है, तो वो उसे टालती जाएगी कि ठीक है माँ, बाद में कर लूँगी फ़ोन। अब वो उस काम को टाल रही है क्योंकि वो उसकी पसंद का काम नहीं है। इसी तरह राकेश को पौधों को पानी देना पसंद नहीं है, तो वो उस काम को तब तक टालता रहता है जब तक या तो पौधे ना सूख जाएं या उसे अपनी माँ की डांट न पड़ जाए कि भाई क्या कर रहे हो, पौधों में पानी दो। तब तक वो उस काम को टालता रहता है। दूसरा कारण देखिए, कई बार हम काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। इसके लिए मैं प्रिया का उदाहरण लेना चाहूँगी। उसे रोटी बनाने में औरों से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोटी एक ही साइज़ की, एक ही तरह से गोल बनाने की कोशिश करती है, और अगर वो नहीं बनी तो वो उसे वापस बनाने की कोशिश करती है। तो एक एक रोटी वो 3-4 बार बनाती है जब तक वो उसकी पसंद पर सही नहीं उतरती। तो किसी काम को परफेक्ट तरीके से करने की चाह में प्रिया अपना बहुत सारा समय खो देती है। तीसरी बात, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि या तो वे सब कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। अब मिहिका के कॉलेज से आने के रास्ते में किराने की दुकान पड़ती है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि भाई आते समय सामान ले आना। तो मिहिका क्या कहती है, पहले तुम पूरी लिस्ट बना लो तब मैं सामान लाऊंगी। तो वो अब इंतज़ार कर रही है कि जब तक उसकी माँ पूरी लिस्ट नहीं बना लेती तब तक वो सामान नहीं लाएगी। अब इसके बीच में अगर माँ की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसे तुरंत जाकर लानी पड़ती है। यहाँ पर वो विलंब कर रही है, काम को टाल रही है। चौथा कारण, कुछ लोग अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित यानी फोकस्ड रहते हैं कि वो बाकी के कामों को महत्व ही नहीं देते। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई काम नहीं करना। मधु तो अपनी लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर इतना संजीदा है कि वह घर के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाता है, चाहे वो बाजार से दवाई लाना हो या अपने कमरे की सफाई करना हो। उसे ये सब करना वक्त की बर्बादी लगता है, तो नतीजा वो हर काम को टालता जाता है। ध्यान रखिए, विलंब करने से सिर्फ हमारा शेड्यूल या हमारी टू डू लिस्ट ही प्रभावित नहीं होती,
हमें इसके और भी कई परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सांपत्तिक नुकसान। महत्वपूर्ण बिल और टैक्स यदि आप वक्त पर न भरें तो आपको इसका बहुत बड़ा दंड भरना पड़ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है। यानी आपने ये काम समय पर नहीं किया, उसके लिए आपको बिल से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। दूसरा परिणाम, कोई अनइम्पॉर्टेंट काम तत्काल और गंभीर बन जाते हैं। आपकी बाइक की सर्विसिंग नहीं हुई, आपकी बाइक रास्ते में बंद पड़ गई उस समय जब आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे थे। लेकिन क्या अब आप उस मीटिंग में जा सकते हैं? पहले आप उस बाइक को सर्विसिंग करने के लिए ले जाएंगे। तो जो काम पहले आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं था लेकिन आपको वो पहले करना चाहिए था, वो अब आपका तत्काल काम बन चुका है, महत्वपूर्ण काम बन चुका है। तीसरा परिणाम, विलंब करने की वजह से आपका तनाव बढ़ जाता है। आप ही सोचिए, जब आप बाइक को मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं तो आप कितना तनाव महसूस करेंगे कि अरे मैं मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे जल्दी जाना चाहिए, मैं कैसे पहुंचूं, लेकिन अब ये बाइक खराब हो गई। आप देख रहे हैं आप किस तनाव से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये काम जब समय रहते नहीं किया था। चौथा परिणाम, काम बढ़ जाता है। यदि आपने समय पर बाइक में हवा नहीं भरी हो, रास्ते में बाइक पंचर हो गई, तो अब पंक्चर सुधारने का काम हवा भरवाने के साथ ही जुड़ गया ना, उसे आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपकी बाइक नहीं चलेगी। पांचवा परिणाम, कई बार आप विलंब के चलते बहुत बड़ी उपलब्धियां खो देते हैं। आप जानते हैं, किसी कक्षा के दो विद्यार्थी जो एक जैसे ही बुद्धि वाले हैं, एक जैसे ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक विद्यार्थी समय रहते शेड्यूल बनाकर अपनी पढ़ाई शुरू करता है और दूसरा विद्यार्थी पढ़ाई करने को उस समय तक टालता जाता है जब तक वो तत्काल न बन जाए। इसी से यहीं पर आकर उन दोनों की परफॉर्मेंस अलग हो जाती है। छठवां परिणाम, कई बार अपरिमित और सुधार न कर सके ऐसा नुकसान भी विलंब की वजह से झेलना पड़ सकता है। ज़रा सोचिए, आप काम टालने की आदत की वजह से अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए, किसी अच्छी नौकरी में भर्ती करने के लिए समय पर आवेदन पत्र नहीं दे पाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार इसी वजह से आप पूरा साल भी खो देते हैं। अब जैसे डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स रहते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, साल में एक बार आते हैं। यदि आपको काम टालने की आदत है और आपने समय पर इनके लिए आवेदन पत्र नहीं भरा तो आपका एक बहुत अच्छा चांस 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आगे टल जाता है। ये तो बहुत बड़ा लॉस हुआ ना। हम सब जानते हैं कि हम कई बार काम टालते रहते हैं, कई बार काम देर से करते हैं, पर उसी के साथ हम देर कहाँ करते हैं इस बात को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी करें। यदि आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दिए तो आपको देर कहाँ हो जाती है ये समझने में मदद मिलेगी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप कुछ समय लें। तो अब जब आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि आप कहाँ विलंब करते हैं, तो अब उसे सुधारने के लिए कुछ कदम बढ़ाए जाएं। इसके लिए आपको कुछ सुझाव देती हूँ, गौर कीजिए। पहला सुझाव है, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जहाँ हर हिस्से को करने में आपको कम समय और ऊर्जा लगे। अब जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी विषय को एक साथ 3-4 घंटे के लिए पढ़ने की बजाय अगर आप उसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांटें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांटें और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा सरल होगा, ये आपके लिए ज़्यादा सहज होगा। इसी तरीके से आप खुद को बताइए कि आपके दिन के कुछ काम हैं, जैसे रसोई का काउंटर साफ करना या अपने कमरे की सफाई करना, तो पूरे कमरे की सफाई एक साथ करने की बजाय आप अपने कमरे को भी कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक दिन एक अलमारी साफ करें, दूसरे दिन अपना टेबल साफ करें। तो इस तरीके से किसी भी काम को यदि आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो ये आपके लिए करना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा सुझाव, प्राप्त स्थिति में जो मुमकिन है उससे कार्य को शुरू करें। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी विषय की पढ़ाई करनी है
तो यदि मैं राह देखूं कि जब तक मेरे पास में उस विषय का पूरा स्टडी मटेरियल नहीं आ जाता, मैं पढ़ाई शुरू नहीं कर सकती। इस एटीट्यूड की बजाय यदि मैं ये देखूं कि आज मेरे पास में उस विषय से रिलेटेड कौन सा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, तो मैं उस स्टडी मटेरियल पर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। और फिर जैसे जैसे मेरे पास में और स्टडी मटेरियल आता जाएगा, मैं उस विषय की पढ़ाई को और आगे बढ़ाती जाऊंगी। लेकिन आज का समय तो मैं गंवा नहीं रही ना, आज से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सुझाव है, कोई कठिन काम है जो अप्रिय भी है लेकिन ज़रूरी है, आप उसका स्वीकार करें। देखिए, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि आप ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं वो सभी काम आपके मनपसंद हैं। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, लेकिन आपको उन्हें करना ज़रूरी है। तो ऐसे कामों को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, लेकिन उन्हें मैं रुचिकर कैसे बना सकती हूँ। या हो सकता है उन कामों को करने के बाद मैं खुद को शाबाशी दे सकती हूँ, या उन कामों को करने के बाद मैं एक अपना सबसे पसंदीदा काम कर सकती हूँ। जैसे कई बार मैंने अपनी बेटी को देखा है, वो क्या करती है कि एक अप्रिय विषय है, उसे पढ़ाई करने में उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो वो क्या करती है, पहले वो उस विषय को पढ़ती है और बाद में अपना मनपसंद एक छोटा सा वीडियो देखती है। लेकिन वो खुद को बताती है कि जब तक मैं इस विषय में इतनी प्रगति नहीं कर लूँगी, इतना चैप्टर्स इस विषय के नहीं पढ़ लूँगी, तब तक मैं उस वीडियो को हाथ नहीं लगाऊंगी। इससे उसकी कमिटमेंट भी बनी रहती है, उसका अप्रिय विषय भी पूरा हो जाता है और साथ में उसका उत्साह भी बना रहता है। चौथा सुझाव, अपनी टू डू लिस्ट और शेड्यूलर का उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें। अब देखिए, मान लीजिए आप फुर्तीला होना चाहते हैं, तो खुद को तुरंत एक बहुत कठोर रेजिम में डाल देना ये ठीक नहीं है। उसके बजाय अगर आप अपने शेड्यूल में लिखें कि आप अपने फिटनेस पर धीरे धीरे काम करेंगे, आज आप शायद दौड़ना शुरू करें, कल आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, परसों थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो आपने क्या किया, आपको फुर्तीला होना है, फिटनेस आपको चाहिए, आपने उसको अपने अनुसार अपने कार्यक्रम में ढाल लिया है कि आप उस पर किस तरीके से काम करेंगे। ये बहुत प्रभावी होता है। किसी और के रेजिम से हम अपने रेजिम की तुलना नहीं कर सकते। आप खुद के हिसाब से खुद की कार्यशैली बनाइए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव कि जब आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी पड़ाव को पार करते हैं, तो खुद को शाबाशी देना, खुद को प्रोत्साहित करना मत भूलिए। इस चित्र को देखिए, ये चित्र बहुत मजाकिया है, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। टॉप 10 रीजंस टू प्रोक्रेस्टिनेट, और इसमें पहला कारण लिखने में ही विलंब हो गया है। इसका अर्थ ये है कि एक बार जब आपको देर करने की आदत लग जाती है ना, तो जब आप उस आदत को तोड़ने जाते हैं, तो उसमें जो मेहनत लगने वाली रहती है, आप उस मेहनत को करना भी आगे टालते जाते हैं। तो याद रखिए, कार्य विलंब एक ऐसी चेन है जो खुद ही कड़ी जोड़ती जाती है। इसे तोड़ना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कहावत है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज नाउ। तो मित्रों, हमने समय प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है, कैसे करना ये भी समझ लिया है। अब ये आप पर है कि आप कब से ये सारी तकनीकें अपनाना चाहते हैं और समय प्रबंधन शुरू करना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि आप ये काम कल से शुरू करेंगे, तो अभी आप विलंबन कैसे रोका जाए, इन सुझावों पर विचार कीजिए। तो आज के सत्र में हमने जाना कि समय एक संसाधन है, हमने समय नियंत्रण और समय प्रबंधन पर भी चर्चा की, समय प्रबंधन के अलग अलग स्टेप्स यानी चरण हमने देखे, और अंत में हमने विलंब क्या है और क्यों होता है इसके बारे में भी चर्चा की। तो आशा है आज के सत्र के बाद आप समय प्रबंधन का महत्व समझ गए होंगे और इसे जल्दी से जल्दी अपनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, समय प्रबंधन के कौशल एक दिन में डेवलप होने वाले नहीं हैं, इन पर आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। पर मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि अब आप अपना समय सही ढंग से नियोजित कर सकेंगे और उसका प्रभावी उपयोग कर सकेंगे। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। समय का मूल्य क्या होता है?
क्या तुम्हें लगता है कि मेरे समय की कोई कीमत नहीं है और तुम्हारे अन्य टीम सदस्यों के भी? टीम का नेता मीटिंग रूम में गरज रहा था। वो टीम के उन 3 सदस्यों से बात कर रहा था जो नियमित होने वाली शुक्रवार की मीटिंग में 20 मिनट देरी से लापरवाही से चलते हुए आए थे, वो भी जब आधी मीटिंग हो चुकी थी और अब अपने मोबाइल के साथ लगातार खेल रहे थे। बाकी के टीम सदस्य परेशान हो रहे थे, लेकिन ये 3 टीम को परेशान करने में आनंद उठा रहे थे। टीम के नेता ने बाकी टीम को जाने को कहा था और फिर वो उन 3 नटखट सदस्यों से बात कर रहा था। बॉस, आप मीटिंग के लिए देर से क्यों आए? नटखट 3, सुरेश को उसके चाचा का फोन आया था और वो उनसे बात कर रहा था, इसीलिए हम उसका कॉल खत्म होने की राह देख रहे थे। बॉस, क्या वो कॉल बहुत महत्वपूर्ण था? नटखट 3, सच में नहीं। उन्होंने केवल ये जानने के लिए फोन किया कि सब ठीक है ना, और उनके पास अभी समय था, इसीलिए वे बातें करते रहे थे। बॉस, तो फिर आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि आपको एक मीटिंग में जाना है और आप बाद में फोन करेंगे? नटखट 3, मैं एक बुजुर्ग को ऐसे कैसे कह सकता था? ये एक बेवकूफ बहाना था। सच तो ये था कि वे मीटिंग के लिए देर से पहुंचना चाहते थे। बॉस, अच्छा, चलो कुछ हिसाब लगाते हैं। मीटिंग में हम 30 थे और हम सबने 30 मिनटों तक तुम तीनों का इंतजार किया बिना कुछ किए, तो कुल मिलाकर वो कितने मिनट हुए? नटखट 3, 90? नहीं, वो 900 होते हैं। बॉस, वो कितने घंटे होते हैं? नटखट 3, 15 घंटे। बॉस, क्या आप जानते हो कि वो कितना होता है? काम के पूरे 2 दिन, और इसमें इंतजार करते हुए बिना किसी काम किए बिताए समय के प्रति रहा गुस्सा जोड़ दो, और उसमें जोड़ दो वो समय जो आपको वो बताने में गया कि मीटिंग में क्या हुआ, साथ में ये समय जो आपको डांटने में जा रहा है। बॉस, पहली बात जो आपने सीखनी चाहिए वो ये है कि जब आप किसी टीम के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं तो सबके समय का आदर करना चाहिए। जब हर सदस्य दूसरे के समय का आदर करता है तो वो काम करने के घंटों की बर्बादी को बचाता है। नटखट 3, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे ये एहसास नहीं था कि हर मिनट इतना कुछ हो सकता है। मुझे लगा था कि मैं केवल अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और वो भी केवल 15 मिनट। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मेरी हर कृति संस्था के औरों पर कैसे परिणाम करती है। अब मैं सावधान रहूंगा सर। बॉस, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। आशा करता हूं कि तुम समय के मूल्य के बारे में सचेत रहोगे, न केवल अपने परंतु औरों के भी। जांच सूची यानी चेकलिस्ट का महत्व समझना। अशोक परेशान था। वो अपना सर थामे बैठा था। अगले 10 मिनटों में उसे अपने बॉस से मिलना था और उसने अब तक दिया हुआ काम पूरा नहीं किया था। वो याद कर रहा था कि कल पूरे दिन वो किस प्रकार से व्यस्त रहा। वो जो काम उस पर थोपे गए वे करता गया, लेकिन ये काम जो उसे सौंपा गया था उसे पूरा करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाया था। उसके आंसू निकल आए थे और इतने में उसके फोन की घंटी बजी। जरूर ही बॉस उसे बुला रहे थे। वो उदास चेहरे से अंदर गया। अनुभवी बॉस जान गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने खुद ही कारण देना शुरू किया। कल बहुत व्यस्त थे? उन्होंने पूछा। हाँ, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। नहीं। वो सोच रहा था कि बॉस को ये सब कैसे पता। बॉस को पता था कि अशोक मेहनती है, लेकिन महत्वपूर्ण काम के लिए समय देना, साथ ही उसका समय बर्बाद करने वाले सहयोगियों और दोस्तों को इनकार करना उसे नहीं आता। ये पहली बार हुआ था कि अशोक ने सौंपा हुआ काम समय पर पूरा नहीं किया था। इसीलिए बॉस ने उसे समय व्यवस्थापन के कुछ नियम और काम की प्रधानता को समझते हुए
कामों की सूची किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ये सिखाना तय किया। उन्होंने अशोक को पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे आधे अधूरे काम कौन से हैं? मुझे अपना रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके अलावा, हिचकिचाते हुए, शेखर ने मुझे उसके काम में उसकी सहायता करने को कहा है। और कुछ निजी? मुझे कॉलेज या महाविद्यालय से मेरा प्रमाण पत्र लेना है और मुझे मेरी मां को पैसे भेजने हैं। और साहस दिखाते हुए, मुझे भोजनालय के पैसे भरने हैं वरना कल से खाना नहीं मिलेगा। बॉस ने उसे छोटी पुस्तिका दी और कहा कि इन कामों की सूची बनाओ। अब उनको प्रधानता के अनुसार क्रमांक 1 से आगे क्रमांक दो। जैसे क्रमांक 1 का मतलब तुम्हें वो काम कल ही पूरा करना है, बाकी बचे हुए काम उसके बाद किए जा सकते हैं। अशोक ने एक पल के लिए सोचा और सूची बनाई। 1, दफ्तर का काम पूरा करना। 2, माँ को पैसे भेजना। 3, भोजनालय के लिए पैसे भरना। 4, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेना। सूची बनाते हुए उसे ये महसूस हो रहा था कि शेखर की सहायता करना असल में उसका काम था ही नहीं, बल्कि वो केवल उसे दोस्ती की खातिर सहायता कर रहा था। जब बॉस ने देखा कि शेखर के काम को कौन सा क्रमांक दे ये अशोक तय नहीं कर पा रहा था, तब वे मुस्कुराने लगे। बॉस ने समझाया कि देखो, केवल सूची बनाने से तुम्हें समझ आया कि असल में जो काम तुम्हारे हैं ही नहीं, उन्हें करने में तुम कितना समय बिताते हो। तुम्हें पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उसके बाद यदि तुम्हारे पास समय बचा तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अशोक मुस्कुराया। उसे एहसास हो चुका था कि कैसे उसका समय कई सारे कामों को पूरा करने में जाया होता था और कितने सारे काम अभी होने बाकी हैं, इस ख्याल या विचार से ही किस तरह वो उलझ जाता था। बॉस ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस प्रकार जांच सूची या चेकलिस्ट का प्रयोग करते रहो और उसमें जो काम करने हैं उन्हें शामिल करते रहो और जो काम पूरे हुए हैं उन्हें मिटाते रहो। इससे सहायता होती है और जब आप कल के लिए सूची बनाते हो तब आपको पता चलता है कि कौन से काम पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक केबिन या कमरे से अधिक आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। उसने पाठ पढ़ लिया था। उसने जांच सूची यानी चेकलिस्ट के कागज को मोड़ दिया और हर रोज उसका पालन करने का निश्चय किया। साथ ही उसने उस दिन देर तक अपना काम पूरा करके बॉस के सामने समय से पूर्व प्रस्तुत करने का निश्चय किया। Going for a meeting. Try to be in time for all meetings. You disturb everyone in the meeting when you come in late and out of breath.